बीजेपी का टारगेट 10। बहुत स्वागत आपका, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो देखिए, हरियाणा में 24 की शुरुआत के साथ ही चुनावी शंखनाद हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से बीजेपी की चुनावी तैयारियों को रफ्तार मिल रही है। तो वहीं आज पंचकूला में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लोकसभा चुनाव को हरियाणा भाजपा विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी देख रही है। भाजपा का टारगेट है कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिले, जिससे विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार किया जा सके। तो इधर कांग्रेस नेता 24 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन और कांग्रेस के सत्ता में आने का दम भर रही हैं। तो देखिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी के रोड शो की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से भव्य रोड शो जो है वो सामने आया। इसके साथ ही हरियाणा जब पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो जोरदार स्वागत उनका किया गया। पंचकूला में ये भव्य रोड शो की तस्वीरें सामने आई। हजारों की, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे, इस रोड शो में शामिल हुए। तो वहीं मिशन 24 का शंखनाद बीजेपी ने कर दिया है। 24 की शुरुआत में ही बीजेपी की जो तैयारियां हैं चुनाव 24 को लेकर, वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि दमदार तरीके से की जा रही हैं और नजर भी आ रही हैं। तो देखिए, आज के इस रोड शो में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस तरह से जीत का दम भरा, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं एक बार। आप बताओ, हरियाणा के 10 नंबर बताओ, 10 नंबर है, कितने आएंगे? कितने आएंगे? 10 बटा 10 बटा 10 बटा। एडवांस बुकिंग कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं ऐसे नहीं आया हूं, मोदी जी का संदेश लेके आया हूं। बोलो अगली बार, अगली बार। जो परिवार पहचान पत्र है, उसने हरियाणा के कार्यशैली को मूल चूल परिवर्तन कर दिया है, ये भी हमको समझना। अब आज आपको अपनी सुविधाओं के लिए सरकार के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। आज आपको पोर्टल पर सिर्फ अपना नाम, परिवार पत्र और जिम्मेवारी और आपकी आवश्यकता, इस बात को आपको डालना पड़ेगा। सरकार आपके द्वार पहुंचेगी और काम करेगी। इस तरीके का काम है। भारत की राजनीति की संस्कृति जात पर, पात पर, अगड़ा पिछड़ा, पहाड़ी इलाके का, मैदानी इलाके का, देश को विभाजित करने वाली राजनीति चलती रही लंबे समय तक। धर्म को धर्म से लड़ाओ, वोट बैंक की राजनीति चलती रही। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को नया राजनीतिक संदेश दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और भारत आगे बढ़ेगा, इस मंत्र को लेकर उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारी कोशिश क्या है? मोदी जी की कोशिश क्या है? मनोहर जी की कोशिश क्या है कि कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप देखो कि आपके इलाके में, मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके गांव में, आपकी पंचायत में कोई भी पीछे न रह जाए, इसकी हमको चिंता करनी। तो देखिए, पीएम मोदी से लेकर सीएम की तारीफ से लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साध दिया। अब इस बीच आपको यह भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा इस दौरान। लोकसभा के होने जा रहे हैं, फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा से शुरुआत हो रही है रोड शो की, पहला रोड शो है। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का आगाज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने पंचकूला से, माँ हमारी जो मनसा देवी की पवित्र भूमि से आज शुरुआत की है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले इस 2024 वर्ष के अंदर लोकसभा और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा।
तो देखिए, बीजेपी का टारगेट 10 है, लेकिन लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में भी जीत को लेकर आश्वस्त यहां पर बीजेपी पार्टी जो है वो नजर आई है। और चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विधु रावल जी आपका। मेरे साथ हनुमान वर्मा जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ विजेंद्र रेड्डू जी जुड़ गए हैं, ये प्रवक्ता इनेलो हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विधु रावल जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि आज जो तस्वीरें दिखी हैं वो दिखा रही हैं बीजेपी की तैयारियों को, और कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया है बीजेपी ने कि 24 की शुरुआत में ही चुनावी तैयारियों का शंखनाद हो गया है। आज जिस तरह से ये भव्य रोड शो देखने को मिला, और इसके साथ ही जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये जो दौरा, किस तरह से कितनी तेजी में तैयारियां हैं, सबसे पहले तो उस पर अपनी बात रखिए। सृष्टि जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों को, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, जब आगाज इतना शानदार है तो अंजाम कितना मनमोहक होने वाला है, आज बहुत हद तक जो है तस्वीर क्लियर हो गई। कितना भव्य, कितना दिव्य कार्यक्रम, कितना बड़ा कार्यक्रम, और इसको हरियाणा की भूमि को चूज किया गया। सबसे पहला ऐसा जो कार्यक्रम इस साल का होने वाला है, और जो 2024 का एक राजनीतिक जो रण होने वाला है, उसका आगाज हरियाणा की पावन पवित्र भूमि से। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके यशस्वी तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने हरियाणा को चुना, ये अपने आप में जो है इस बात को बताता है कि हरियाणा के अंदर भाजपा की लोकप्रियता किस क्षितिज पर पहुंच चुकी है। हम लोकप्रियता का शिखर छू चुके हैं। किस प्रकार से जन कल्याण के लिए और पब्लिक सेटिस्फेक्शन के जो आयाम स्थापित हो सकते हैं, वो हरियाणा के अंदर भाजपा ने कर दिखाया है। आज का ये जो ऐतिहासिक, जो अतुलनीय और ये अकल्पनीय जो एक प्रदर्शन था, मुझे लगता है इसके बाद जो है गेम सेट एंड मैच हो चुका है। ये विपक्षियों के लिए आज ही के दिन ही सारा मैच खत्म हो चुका है। ये शुरुआत में जिस तरह से पहली गेंद पर ही मैच पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ये आज हो चुका है। आज के दिन हमारे विपक्षी सो नहीं पाएंगे और अगली कई रातों तक सो नहीं पाएंगे। अब वो समझेंगे कि शायद 29 की तैयारी करनी चाहिए, 24 का मैच तो हो चुका है। किस प्रकार से आज श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने 10/10 जो हमने 2019 में ही प्राप्त कर लिया था, उस मिशन को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भाई केवल इतना ही नहीं, सबसे अधिक मार्जिन से अगर कहीं पर हम सीटें जीतने वाले हैं तो हरियाणा में जीतने वाले हैं। हमारे विपक्षी जो हमारे साथी हैं, उनके पास उम्मीदवार नहीं है, जबरदस्ती पकड़ के उम्मीदवार को तैयार कर रहे हैं कि कोई खड़ा हो जाए भाजपा के खिलाफ। भाजपा के खिलाफ किसी भी लोकसभा सीट पर कोई भी उम्मीदवार खड़ा होने को तैयार नहीं है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खड़ा हुआ था, इनेलो ने भी अपने शीर्ष नेतृत्व के लोगों को लोकसभा में उतारा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों पार्टियों के अंदर शीर्ष नेताओं में हिम्मत नहीं है कि वो अब फिर उन्हीं उम्मीदवारों को दोबारा दोहराए, और अपने शीर्ष नेतृत्व भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो सामने आए। किस प्रकार से आज भव्य रोड शो हमने देखा, किस प्रकार से आज हमने देखा कि 2024 का शंखनाद के रूप में जिस प्रकार से मीडिया इसको प्रस्तुत कर रहा है, तो आरंभ है प्रचंड। किस प्रकार से एक प्रचंड जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, और विपक्षी खेमे में खलबली मच चुकी है। आज के बाद आज निश्चित तौर पर भारत माता की जय के जिस प्रकार से हम उद्घोष देख रहे थे, जय श्री राम के उद्घोष देख रहे थे, हम देख रहे थे कि भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने का जो बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का जो यूनिट है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में किस तेजी से आगे बढ़ चुका है। आज इसका हमने जो है जीता जागता सबूत देखा। आपके टेलीविजन पर भी जनता ने देखा होगा। और ये एक बहुत बड़ा रोड शो, मेरे ख्याल हरियाणा के इतिहास में इतना दिव्य कार्यक्रम, इतना बड़ा एक शोभा यात्रा कोई देखी नहीं गई होगी। ठीक है हनुमान वर्मा जी, बीजेपी ने तो प्रचंड आरंभ कर दिया है। इसके साथ ही आज जेपी नड्डा जी 10 में से 10 नंबर का, या कहीं 10 में से 10 सीट का दम भरते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। तो बीजेपी तो पूरी तैयार नजर आ रही है, पूरी आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। सृष्टि जी, जब बई खुद की हो और काका लिखनिया हो, फिर तो क्लियर है वो 10 के 10 नंबर देगा। लेकिन जेपी नड्डा जी को हरियाणा प्रदेश का पता नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जनता पार्टी का जितना कुशासन है
किस तरीके से उन्होंने किसानों को नाराज कर दिया, किस तरीके से उन्होंने पटवारियों को नाराज कर दिया, किस तरीके से आशा वर्कर को नाराज कर दिया, किस तरीके से छोटे मजदूरों को नाराज कर दिया, किस तरीके से एससी और बीसी नाराज कर दिए, और फिर ये ऐसा दम भरते हैं कि 10 की 10 सीट ले जाएंगे। मैं तो एक बात दावे के साथ कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश में लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से बम्पर ज्वाइनिंग कांग्रेस में हो रही है, कल ही आपने देखा होगा 256 लोगों ने ज्वाइन करा या एक्स एमएलए ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ अन्य पार्टियों के, चाहे भाजपा हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी के लोग कांग्रेस में ज्वाइन शामिल हो रहे हैं और इनका तो झोला खाली हो लिया। इनको तो पता है कि हरियाणा में जब ग्रामीण अंचल में आप लोग जाओगे तो पता चल जाएगा कितना स्वागत होता है। और मुख्यमंत्री का जो जनसंवाद सबने देखा कि किस तरीके से एक औरत ने एक बात कही कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा दो, बोला हाँ तेरे को चंद्रयान 4 पे भेजूंगा। बहुत बड़ी बात थी। एक बेचारी माँ ने जिसका बेटा चला गया नशे के कारण, उसने रतिया में जब एक जनसंवाद में एक बात कही कि मुख्यमंत्री महोदय ये चिट्टे का जो मामला ये बंद होना चाहिए, बोला तू तो दूसरी पार्टियों की भकाई हुई आई है, इसको उठाने जाओ। ऐसी बातें ये लोग करते हैं। सबको पता है 3 कृषि कानून जो काले कानून इस देश में लगाए गए थे मोदी जी द्वारा, अब वह मोदी जी द्वारा स्वयं हटाए गए। इसका मतलब वो कानून गलत थे। सारी चीजें सामने है। और अब तो कांग्रेस में जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा कांग्रेस के साथ आ रहा है, कांग्रेस का गठबंधन तो जनता के साथ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा हरियाणा की। और लोकसभा मैं देश की अगर बात करूं तो देश में इंडिया गठबंधन का राज आने वाला है। ये तो जोड़ा मोदी जी। हनुमान वर्मा जी, आपको नहीं लगता कि चलिए बीजेपी अगर दावा कर भी रही है तो बीजेपी की तो तैयारियां नजर आ रही है, मजबूती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस किस बिहाफ पे दावा कर रही है? कांग्रेस 90 के 90 हल्कों में रैली करने जा रही है और कांग्रेस लगातार हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम किया। उसके बाद कांग्रेस ने अब घर से घर जोड़ो, हर घर में जाके कांग्रेस अपने जो है कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है। और लेकिन कांग्रेस को नहीं लगता पहले अपना खुद का प्रदेश का संगठन तो कांग्रेस का मजबूत कर ले? एक्चुअल में श्रेष्ठ जी इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश अध्यक्ष भी है, हमारे प्रदेश के प्रभारी भी हैं, एससी और बीसी के प्रदेश के अध्यक्ष बना दिए, एससी और बीसी की पूरी यूनिट बना दी गई है। और जनवरी के एंड तक हमारे जिला अध्यक्ष भी आ जाएंगे, जो जिनका जनता से सीधा संवाद हो गया, जिनका जनता से सीधा गठबंधन हो गया। ये बीजेपी वाले तो बरगलाने की बात कर रहे हैं। अभी मैंने जेपी नड्डा जी की बात सुनी, उन्होंने पीपीपी को आधार बनाने की बात कही। ये पीपीपी तो एक झगड़ा है, परिवार परेशान पत्र है। नहीं देखा लोग जो है ना लाइनों में लगे हुए, जिनके बेचारों के सदियों से नौकरी नहीं लगे कभी भी एक भी बच्चा, उनको जो है ना एम्प्लॉइज दिखाया गया है। जिनकी सैलरी, जिनकी इनकम 1,80,000 से नीचे है, उन लोगों को तो 5-5 लाख दिखा दी गई। और इनके राज्यसभा सांसद रामचंद्र जी, इनके रोहतक के मेयर, उनकी 1,80,000 से नीचे दिखा रखी। पोर्टल के मामले में किसान इतना दुखी है जिसका कोई अंदाज नहीं है। चलिए ठीक है, इस पर भी रिएक्शन लेंगे हम विदु रावल जी से, लेकिन उससे पहले मैं विजेंद्र रेणु जी का रुख करना चाहूंगी। रेणु साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं आज के इस भव्य आगाज को? श्रेष्ठी जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बहुत बहुत राम राम, नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करते हुए कहना चाहता हूं कि बीजेपी हमेशा एक बात कहती है, बहुत दिनों से हम डिबेट में साथियों के साथ बैठते हैं कि बात कहती है, हम एक चुनाव लड़ते हैं और अगले की तैयारी शुरू कर देते हैं। पहला चुनाव के बाद जो कार्य करने चाहिए, जो जन सेवा के काम करने चाहिए थे, वो काम न करने के बाद ये हमेशा ही चुनाव के मोड में रहते हैं। ये खुद इनका कहना है, तो ये कोई अचरज की बात नहीं कि आज इन्होंने चुनाव का आगाज कर दिया है, तो हमेशा ही चुनाव में ही रहते हैं, जनसेवा नहीं करते हैं। दूसरी बात, 2019 में इनको हरियाणा प्रदेश ने 10 की 10 लोकसभा देने का काम किया था और आज प्रदेश की जनता उस काम के लिए पछता रही है, उसके लिए परेशान है और ये महसूस कर रही है प्रदेश की जनता कि हमने बहुत बड़ी गलती 2019 में की थी, जो कि 2024 में नहीं दोहराई जाएगी। बड़ा जोर शोर से हमारे साथी ने कहा, भव्य प्रदर्शन, दिव्य कार्यक्रम, इतना बड़ा रोड शो। श्रेष्ठी जी, मैंने दिन में भी आपको सुना था और विदु रावल को भी आपने बुलवाया था और वीरेंद्र चौहान को भी बुलवाया था।
तो ये मेरा प्रमाण है कि मैंने सारा रोड शो इनका देखा है। उस रोड शो में सैकड़ों आदमी थी और उस सैकड़ों आदमियों को भव्य और दिव्य करता है। अब किसी एक सत्तासीन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी प्रदेश में आएगा तो प्रदेश की पूरी यूनिट तो उसका स्वागत करेगी ही करेगी, करना भी चाहिए, प्रोटोकॉल भी है, शिष्टाचार भी है और हमारे प्रदेश की तो परंपरा भी है, अतिथि देवो भव। तो ये उनका सब उनके वर्करों ने आकर के उनका स्वागत कर दिया, सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो गए। तो इतना दिव्य और भव्य इसको कहना, प्रदेश की जनता वैसे हंस रही है कि यार ये क्या कह रहे हो, और इनके वर्कर खड़े हैं, इनके कार्यकर्ता खड़े हैं। वहां पर नड्डा साहब कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, भाई इनके साथी तो कहेंगे यस में यस करेंगे और वो ये भी कहेंगे 10 में उठा 10 भी देंगे इनको, क्योंकि सभी इन्हीं के तो साथी हैं। प्रदेश की जनता से पूछो ना, अपने लोगों से पूछोगे तो वो तो कहेंगे। अब ये कहते हैं विपक्ष में खलबली मच गई है। नड्डा साहब हरियाणा प्रदेश से वापस नहीं गए, इन्होंने विपक्ष का आंकलन भी कर लिया कि विपक्ष में खलबली मची है या वो शांत बैठे हैं या उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। अरे भाई, विपक्ष में खलबली क्यों मचेगी? खुद नड्डा साहब ने दोहरा दिया कि परिवार पहचान पत्र से पता नहीं क्या होगा, परिवार पहचान पत्र ही सरकार को लेकर के बैठने का काम। नहीं बैठे ना शांत। मैंने कहा इन्होंने कैसे आंकलन कर लिया कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सैकड़ों लोगों ने अपने प्रधान का स्वागत कर दिया, इससे क्या क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात देखना श्रेष्ठी जी, आज हमारा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, महिला क्राइम में मोस्ट अनसेफ हरियाणा, क्राइम में बिल्कुल नंबर सबसे ऊपर है। और अब कल ही ट्रिब्यून में लेख छपा है एनएसओ का, वो कहते हैं कि साइबर क्राइम में हरियाणा इज फर्स्ट पोजीशन हरियाणा थ्रू आउट द इंडिया। शिक्षा का बुरा हाल, स्वास्थ्य का बुरा हाल, और फिर भी कहते हैं कि हम 10 की 10 जीतेंगे। इनकी कॉन्फिडेंस को तो मैं दाद देता हूँ कि कॉन्फिडेंस ये पूरा बना करके रखते हैं। ये कहते हैं कि धर्म से लड़ाने वालों से बचे। अब बिल्कुल सच्ची आत्मा से यदि कोई व्यक्ति बोलेगा तो धर्म से धर्म को लड़ाने का यदि काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके सैकड़ों उदाहरण आपके सामने। यहाँ तक नारे लगाए गए हैं कि मुसलमानों या तो जगह खाली करके छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो परिणाम के जिम्मेवार आप खुद होंगे। नहीं, धर्म की राजनीति का ठीकरा आप बीजेपी पर तो नहीं फोड़ सकते नेहरू साहब। चलिए, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं इस पर, विदु रावल जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं, उनसे भी। यात्रा क्या थी? ठीक है विदु रावल जी, देखिए, एक तो आपने सुना किस तरह से विपक्ष के जो बड़े बड़े आरोप लगे हैं पार्टी पर। दूसरी तरफ मैं पीपीपी का जिक्र करना चाहूंगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस पीपीपी की तारीफ कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र की, वो कह रहे हैं कि आज इससे परिवर्तन आया है कार्यशैली में, हरियाणा की कार्यशैली में भी परिवर्तन आया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते लोगों को, अब घर बैठे काम हो जाता है। उसी पीपीपी पर ये निशाना साध रहे हैं विपक्ष। इसके साथ ही और भी तमाम जो आरोप विजेंद्र रेणु और हनुमान वर्मा जी की तरफ से जो लगाए गए हैं पार्टी पर, उन सभी पर मैं सर आपसे जवाब चाहूंगी, आपका रिएक्शन। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे समय दे दें जवाब देने का। बहुत धन्यवाद। देखिए, पीपीपी जो है, परिवार पहचान पत्र, वो लोगों के जीवन को किस प्रकार से सुगम और सरल कर रहा है, इसका एक उदाहरण बताता हूं। आपने खुद अपनी बात में कहा कि नड्डा जी की तरफ से हवाले से कहा आपने कि घर बैठे बैठे काम हो गए। सिर्फ घर बैठे बैठे काम नहीं हुए, बहुत लोग तो सोए हुए थे, अगले दिन उठे तो उन्हें पता चला उनकी पेंशन लग गई। कहीं एक कागज नहीं दिया, कहीं आवेदन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है उनका जन्मदिन था, वो 59 से 60 साल के हो गए। केवल परिवार पहचान पत्र दुनिया का एकमात्र ऐसा है, और लगभग 10 लाख लोगों का तो राशन लग गया। केवल परिवार पहचान पत्र, कहीं आवेदन नहीं दिया, सिर्फ क्योंकि उनकी इनकम जो थी 1,80,000 से कम थी, इस बूते जो है वो राशन की लिस्ट में आ गए। दुनिया का ऐसा दूसरा उदाहरण मुझे आप बता दीजिए, पूछकर रिसर्च कर लीजिए कि किसी ने आवेदन नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं दी, मंशा नहीं जताई और उसके बैंक खाते के अंदर पेंशन का रुपया आ गया। किसी ने कहीं कागज का टुकड़ा नहीं दिया और उसका राशन जो है उसका चालू हो गया, उसको केवल जाकर उस महीने जाकर राशन लेने जाना है। ये अपने आप में अद्वितीय चीजें हैं। अब ये विपक्ष जो है चद्दर डालकर सोया रहे, आंख बंद करने से अंधेरा सोचे कि रात हो गई है, दिन के उजाले में आंख बंद कर रहे हैं, सूरज के सामने आंख बंद कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात का पड़ता है आज राजनीति के मायने बदल लिए। हनुमान जी, आपका समय आएगा जरूर। हनुमान जी,
आपका भी समय, आपके चलो आपकी बात करेंगे। बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के मायने बदल दिए। किस प्रकार से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय होगा। हनुमान वर्मा की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल के नेता आज तक भी भाषण देते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी योजनाओं का लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमने रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दिए साहब। हमने कहा कि योजना लागू ही अंतिम व्यक्ति से होगी, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय होगा, फिर जो अंत में पहुंच जाएगा फिर उसके लिए काम होगा। यूं करते 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 पंक्ति खत्म कर दी। किस प्रकार से काम किया। हनुमान वर्मा जी बहुत आतुर है उनकी बात का उत्तर देने के लिए, आपने मुझे आदेश किया सृष्टि जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। भाई खुद की और काका लिखनिया है ना। अरे ये भारतीय जनता पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है, ये जनता की बही है और जनता ही लिख रही है। और क्या लिख रही है? 10 की 10 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी को दे दी। भूपेंद्र और दीपेंद्र चपत, कुमारी शैलजा इनकी प्रदेश अध्यक्ष बाद में बनी वो चपत, जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर चपत। क्या आज मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछता हूं, बताना एक बार, क्या भूपेंद्र दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे? क्या आप इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता ये बता सकते हैं कि उनकी पार्टी में कोई एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं जिसको 3% वोट मिली लोकसभा में? हाईएस्ट वोट जो मिली चरण सिंह रोडी को मिली, 1 लाख उसको भी नहीं मिली, सिर्फ 6% वोट। 3 सीटों पर केवल 1% से अधिक वोट मिला, 2 सीटों पर केवल 1 सीट पर 2% से अधिक वोट मिला। जिन्हें 2% के लायक हरियाणा की जनता नहीं समझती, वो आकर हमारा आकलन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि विपक्ष में खलबली कैसे मची। और अंतिम बात उन्होंने कही, धर्म की बात की, धर्म की राजनीति, धर्म को राजनीति से नहीं अलग किया जा सकता, धर्म को जीवन से भी अलग नहीं किया जा सकता। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सुशासन कर सकता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही सुशासन कर सकता है। अधर्मी लोगों का शासन देख देख कर जनता त्रस्त हो गई। आप लोगों को देख लिया, अलमारी को पीछे काटना अधर्म था, अलमारी को पीछे से काटकर पात्र लोगों का चूल्हा बुझाना, जो बड़े वाले चौटाला साहब ने किया, जिसके लिए 10 साल जेल में भुगत कराए, वो अधर्म था। अधर्म था जब किस प्रकार से आप जो है जनता को पीटते थे, लूटते थे, कसूटते थे, वो अधर्म था। और कांग्रेस पार्टी जरूर आज अपने शो में बता के जाए कि क्या पिछली बार के उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे सोनीपत से या किसी भी प्रदेश की किसी सीट से। दीपेंद्र हुड्डा क्या रोहतक का आज ऐलान करके जाए अगर मेरी बात सच नहीं है, और मैं ये कहता हूं कि नहीं चुनाव लड़ सकते, हिम्मत नहीं करेंगे। आज इसको एक हेडलाइन बनाकर बेशक चलाइएगा, अगर आज प्रवक्ता कांग्रेस के अगर कह दें कि हमारे भूपेंद्र के अंदर हिम्मत है लोकसभा के चुनाव में मोदी के सामने, मोदी के कैंडिडेट के सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं होगी। समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं आपको रोक रही हूं। देखिए, आरोप भी सुने, प्रत्यारोप भी सुने हमने, और जिस तरह से बीजेपी ने दम भरा है जीत का उसको भी हमने देखा, उसको सुना भी, और विपक्ष की तरफ से जो पलटवार सामने आया उसको भी हमने समझा। फिलहाल समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी। प्रोफेसर विदु रावल साहब बहुत शुक्रिया आपका, हनुमान वर्मा जी और विजेंद्र रेणु जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज जिस तरह से बीजेपी का कहा जा सकता है कि टारगेट 10 नजर आया, तो वहीं चुनावी शंखनाद भी बीजेपी ने कर दिया है। अब ऐसे में विपक्षी पार्टियों के लिए थोड़ा चिंता का विषय है, सोचने का विषय है, क्या उनकी तैयारियां पूरी है या उनकी तैयारियों की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, इस पर विचार करने की जरूरत है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।